गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग रैंडम वेरिएबल पढ़े थे। रैंडम वेरिएबल का दो टाइप्स था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसमें से हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पर स्टडी किए थे और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से संबंधित उसका हम लोग एक्सपेक्टेशन यानी मीन, मीडियन, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे। उस पर कुछ एग्जांपल किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से में ही एक मेरा टर्म छूट गया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मेरा आज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका दूसरा टाइप था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, वो पढ़ाएंगे। तो मेरा चलते हैं, पहला टॉपिक मेरा आज का जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्या होता है? लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑन ए सैंपल स्पेस एस दैट इज एक्स एजाइंस ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू टू एस। यानी कि मान लीजिए हम क्या कि एक्स कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो किसी सैंपल स्पेस एस पर क्या है, डिफाइंड है। जब वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब कि जो है कि एक्स जो है एजाइंस ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगा, यानी एक्स में जो क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हम डेफिनेशन बताए थे उस दिन पिछले वीडियो में कि जिसमें फाइनाइट नंबर हो वो क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब कि आर एक्स जो होगा मेरा सैंपल स्पेस, मेरा जो है रेंज स्पेस, वो क्या होगा x1 x2 x3 कहाँ तक, xn तक, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। वेयर क्या है, x1 लेस देन होगा x2 से, x2 लेस देन होगा x3 से, x3 लेस देन x4 से, एंड सो ऑन लेस देन क्या होगा, xn से। देन x इंड्यूज ए फंक्शन f। अगर फाइनाइट नंबर है तब क्या करेंगे हम, x में जो है एक फंक्शन हम इंट्रोड्यूस करेंगे f विच एजाइन प्रोबेबिलिटीज टू द पॉइंट्स इन Rx। जो क्या करेगा कि Rx में जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है x1 x2 x3, उसका प्रोबेबिलिटी वो शो करेगा। एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय, और जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो आपका दिया है f(x) इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x सच दैट x ऑफ xi इक्वल टू x। यानी कि उस x Rx में जितना भी पॉइंट होगा x का, x1 x2 x3 x4, उस सारे का प्रोबेबिलिटी लेंगे हम लोग, ठीक ना। वो मेरा क्या होगा, मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा। हियर द फंक्शन f इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या इसको हम लोग PMF भी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो डिस्क्रीट में जो मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वही मेरा क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, उस पर एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है ना। इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशन, कि पहला क्या है, पॉजिटिव होगा एफ एक्स के कहने का अर्थ क्या हुआ, f(x1) हो, x2 x3 सारा क्या होगा, मेरा पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और सारे का सम कितना होगा, हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बताए थे जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा सारे का सम कितना होगा, 1 होगा। ये दो को सेटिस्फाई करेगा तब वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये मेरा टॉपिक था आज का, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका जो भी एग्जांपल होगा वो एग्जांपल जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिए थे वो सारा एग्जांपल आपका इसका आ जाएगा। यानी जो भी फंक्शन दिया रहता है वो मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया रहता है। अभी तक जितना भी हम लोग एग्जांपल में पढ़े हैं तो हम लोग पिछले वीडियो से एग्जांपल वहाँ पर यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। अगला टॉपिक है रैंडम वेरिएबल का दूसरा टाइप, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये नाम से ही स्पष्ट है, कंटिन्यूस, जो कि हमेशा कंटिन्यू चलते रहे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहता है एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज वन ऑन विच कैन एज्यूम एनी वैल्यूज विद इन एन इंटरवल। कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वैसा वेरिएबल है जो क्या होता है, किसी एक इंटरवल में रहता है। दैट इज ऑल वैल्यूज ऑफ ए कंटिन्यूस स्केल। जो कंटिन्यूस की अगर 1 से शुरू किया है तो 1.1 1.2 1.3 1.31, इस तरह क्या होगा कि 1 और 2 की अगर बात किया जाए तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो कंटिन्यूस चलते गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा वेरिएबल मेरा क्या रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, मेरा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। इसी का दूसरा डेफिनेशन है ए रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स ऑन इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इज नोन एज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जिसमें क्या हो, इनफिनाइट नंबर हो, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रीट में क्या था, फाइनाइट था, जिसको हम काउंट कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस में इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के लिए द वेट इन केजी ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। किसी ग्रुप का अगर वेट लिया जाए तो वो हमेशा कभी न कभी किसी का 50 kg होगा, किसी का 60 kg होगा, किसी का कुछ होगा, किसी ये क्या होगा कि इसको कंटिन्यूस होगा। और वो उसके लाइफ में वेट क्या होता है, हमेशा घटते बढ़ते रहता है, कभी घटा कभी बढ़ा। अगर कि आज 40 kg कल 45 kg हो जाएगा,
फिर इस तरह क्या होगा, कंटिन्यूस चलते रहेगा। द हाइट ऑफ भी कर सकते हैं उसी तरह हम लोग, हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा हमारा, कंटिन्यूस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं, सपोज कि मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें कोई कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, इसमें जो हमारा 2 पॉइंट इंटर ले लिए ए और बी, इस ए और बी के बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा ए, ठीक ना। तो इसके बीच का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो इसको डिनोट करेंगे इस तरह हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है ना, ए और बी के बीच में जो जित प्रोबेबिलिटी होगा वो मेरा ये जो शेडेड एरिया है रंगा हुआ भाग, ये मेरा पोर्शन होगा। ठीक ना, कंटिन्यूस का। तो जैसे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर हम लोग डिस्क्रीट में, तो उसी तरह कंटिन्यूस में होता है मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। आपका जो भी फंक्शन दिया रहेगा इसमें वो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जबकि डिस्क्रीट में जो फंक्शन दिया रहता है वो क्या कहलाता है मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो कंटिन्यूस समझ में आ गया ना। अब इसी में एक टर्म में क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ऐसे बोलते हैं लोग पीडीएफ। तो लेट एक्स बी ए कंटिन्यूस इंटरवल वेरिएबल इन द इंटरवल ए बी। मान लिया कि कोई इंटरवल ए और बी में मेरा क्या है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, जो एक्स क्या है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। ठीक है, इन ए सैंपल स्पेस पे एस, किसी सैंपल स्पेस एस में, देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यानी कि जो शेडेड एरिया है इसको अगर इंटीग्रेटिंग करते हैं तो ये वैल्यू ए से बी के बीच में अगर इंटीग्रेट करते हैं, इसका जो भी वैल्यू होगा इस शेडेड एरिया का वैल्यू मेरा आ जाएगा, वही मेरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। ठीक है ना। तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हियर the function fx is called probability density function if and only if the total probability is unity। और सारे इसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, वैल्यू मेरा 1 होगा। यानी कि इसमें भी 2 के सेटिस्फाई करेगा कि पहला आपका एफएक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एफएक्स का सारे का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो if and only total probability is 1, तो इसमें भी 2 केस सेटिस्फाई करेगा। मेरा पहला केस क्या है, पहला है एफएक्स ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या है, अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच अगर इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को, वह सम कितना होगा, 1। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसलिए लिए ए बी जो कोई भी 2 पॉइंट है वो ए और बी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही कोई पॉइंट होगा। जैसे 1 2, तो 1 2 क्या आपका आ गया, -1 से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, इनफाइनाइट नंबर के बीच में है। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अब जैसे कि हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो है हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाले थे, वेरिएंस निकाले थे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे, उसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का भी हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ और मीन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, द एक्सपेक्टेशन एक्स फॉर ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इंटीग्रेशन इफ इट एग्जिस्ट। ठीक ना। ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एक्स एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस में क्या करेंगे, एक्स एफ एक्स डी एक्स, का फॉर्मूला आपका होगा एक्सपेक्टेशन का। जैसे कि हम लोग वहाँ क्या लेते थे एक्सपेक्टेशन का मीन में, उसमें क्या लेते थे एक्स आई और पी आई लेते थे ना। तो एक्स यहाँ भी रहा और पी आई जो मेरा क्या था, वहाँ पर भी मेरा पी आई क्या था, समेशन एफ एक्स आई था। तो समेशन मतलब यहाँ इंटीग्रेशन कम कर दिया और ये एफ एक्स आई, तो एक्स आई और पी आई क्या हो गया, एफ एक्स आई। तो एक्स आई पी और एफ एक्स डी एक्स बन गया। इसी के अनुसार यहाँ भी कर दिए। तो ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, मेरा एक्सपेक्टेशन का। और वेरिएंस का भी फॉर्मूला क्या होगा, जो वेरिएंस वहाँ पर है वही वेरिएंस यहाँ भी होगा। ठीक है ना। द वेरिएंस वी ए आर एक्स फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इंटीग्रल व्हेन इट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट करेगा तब का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन हम लोग जो एक टर्म लिखा है तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखा था ना डिस्क्रीट में, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अंतर क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर हमको फाइंड करेंगे आपका इस फार्मूला से, ई एक्स फाइंड करेंगे मीन हो गया, और ई एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे इस फार्मूला से। ई एक्स बनेंगे एक्सपेक्टेशन, तो अब जो फार्मूला आपका ये होता है वही फार्मूला आपका ये भी यहाँ रह जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। और ई एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ एक्स वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स। तो अगर वेरिएंस निकालने कहेगा तो हमको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, दोनों फाइंड कर इसमें रख देंगे वैल्यू, आपका वेरिएंस निकल जाएगा। ठीक ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ वेरिएंस निकालिए और स्टैंडर्ड डेविएशन से रूट लगा दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का वही सेम फॉर्मूला रह जाएगा जो आप डिस्क्रीट पर हैं।
ठीक ना। सिग्मा एक्स इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स। पहले हम अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने पूछेगा तो पहले क्या फाइंड करना हमको, वेरिएंस निकालना होगा। अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेशन निकालना होगा और फिर एक्स स्क्वायर निकालना होगा। यानी ये तीन टर्म अगर ये दो टर्म अगर हम निकाल लेते हैं ई एक्स और एक्स स्क्वायर, तो मेरा सारा चीज़ तीनों चीज़ निकल जाएगा, मीन भी निकल जाएगा, वेरिएंस निकल जाएगा और स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकल जाएगा। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दो तीन एग्जाम्पल आप लोग को होमवर्क देंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो है उस होमवर्क को साथ ही साथ बनाते जाएं ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। अभी आपका ताज़ा है, समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो आपका प्रॉब्लम बन जाएगा, बाद में अगर फिर भूल जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो फिर इस पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन। देखिए अगर डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है तो समझना है कि मेरा क्या हुआ, वो जो फंक्शन दिया हुआ आपको क्या होगा, वो कंटिन्यूअस का है। अगर वहाँ पर मास दिया रहा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तब किसका एग्जाम्पल होता है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ आपका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, जिसका मतलब कंटिन्यूअस का कोई प्रॉब्लम है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो मीन के पहले फाइंड करेंगे हम लोग। ई एक्स बराबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। आपका एफ एक्स दिया हुआ है 1/2x इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी वैल्यू अगर 0 से 2 के बीच में होगा तो आपका फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 1/2x होगा। और उसके छोड़ा के दूसरा को वैल्यू लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस वैल्यू कौन सा ले रहे हैं, 0 से 2 ले रहे हैं, तो 0 से 2 कर दिए। और 0 से 2 वैल्यू फंक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2x। तो 1/2x ये x तो पहले से ये फॉर्मूला हो गया, तो ये आपका हो गया सॉल्व करने के बाद कितना 4/3। तो ये मेरा मेन आंसर हो गया। अब चाहिए हमको क्या, हमको ई एक्स स्क्वायर निकालना है, तब ना वेरिएंस निकलेगा। तो ई एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आई इंटू एफ एक्स डी एक्स वैल्यू कितना 1/2x। तो ये आपका हो गया 1/2x क्यू डी एक्स। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितना आया हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, सारे वैल्यू को रख दिए, सॉल्व कर दिए। आपका 2/9 हो गया आपका वेरिएंस। और देयर एंड स्टैंडर्ड डिवीजन कितना, रूट अंडर 2/9 यानी 1/3√2। ये आपका हो गया क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम एक दो एग्जांपल जो है आप लोग को होमवर्क के तौर पर देते हैं, एग्जांपल समझा देंगे, आप लोग जो है इसको फिर अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय। आपका जो दिया हुआ ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है, आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है कितना, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। कब, यदि वैल्यू कौन सा हो, 0 से 2 के बीच में हो। वैल्यू होगा फंक्शन का 2 के, कब, यदि वैल्यू कौन सा 2 से 4 तक का वैल्यू दिया हुआ एक्स का वैल्यू, 2 से 4 लेंगे तो वैल्यू कितना होगा फंक्शन का 2 के। और वैल्यू अगर लेते हैं 4 से 6 में तो आपका वैल्यू कितना होगा माइनस के एक्स प्लस 6x। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो फाइंड के एंड मीन वैल्यू ऑफ के, तो क्या फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है और इसका मीन फाइंड करना है। तो इसमें करना क्या, देखिए कि आपको जो इंटरवल मिल रहा है कहाँ से कहाँ मिल रहा है, 0 से कहाँ तक, 6 तक मिल रहा है, ठीक ना। तो हमको मीन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले हमको क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो के फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी करने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 6, तो एफ एक्स डी एक्स इधर लेंगे ना, ये तो एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से 6 जो होगा इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा 0 से 6 को, 0 से कहाँ तक 2 में कीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा, 0 से 2 कीजिएगा प्लस, फिर कहाँ 2 से 4 कीजिएगा, 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब प्लस फिर क्या करना है, 4 से कितना, 4 से 6 करना है एफ एक्स डी एक्स। और जो फंक्शन होगा फंक्शन का इस 0 से 2 फंक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा के एक्स, यहाँ के एक्स रखिएगा। 2 से 4 में वैल्यू कितना होगा 2 के, तो वहाँ पर 2 के रख दीजिएगा। और 4 से 6 में कितना वैल्यू होगा माइनस के एक्स प्लस 6x, तो वहाँ फंक्शन जगह ये रखिएगा। और बराबर क्या होगा 1 कीजिएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। उसके बाद सबको इंटीग्रेट करके के कांस्टेंट है के बाहर कर दीजिएगा, आपका जो फिर वो वैल्यू आपका भर जाएगा, वेरिएबल क्या बचेगा x, और x का फिर वैल्यू आपका लिमिट दे ही दिया 0 से 2 चूज 4 से 6, सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू k का वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जब k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तब आपको मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला आप लोग बताइए किए हैं, सारा फॉर्मूला वहाँ पर रख दीजिएगा, फिर उसी तरह करना है 0 से 6 में। मीन कैसे निकालिएगा, 0 से 6 कीजिएगा, तो वहाँ पर भी इसी तरह 3 पार्ट में करना होगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में सारे k का अमाउंट रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग अगले वीडियो में फिर इसको जो है सॉल्व करके इसका आंसर बता देंगे, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक
varying between 0 and 2 is given fx equal to x cube when x lies between 0 and 1 and fx equal to 2x minus x का होल क्यूब when x lies between 1 and 2। यानी क्या दिया हुआ है आपका जो फंक्शन दिया हुआ है fx equal to ये दिया हुआ है और कहाँ से कहाँ इसका लाई कर रहा है वैल्यू 0 और 2 के बीच में, 0 से कहाँ तक 2 में। तो फाइंड द मीन वेरिएंस सेम प्रोसेस जैसे यहाँ किया था उसी तरह यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एक क्वेश्चन है ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेरिएबल x इन द रेंज -3 to 3 इज डिफाइंड एज दिस। यानी कि आपका कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपका किस रेंज में -3 से 3 के बीच में आपका डिफाइंड इस प्रकार है। fx का वैल्यू 1/6 1/16 3 + x का होल स्क्वायर होगा कब, यदि वैल्यू करेगा -3 और -1 के बीच, और -1 से 1 के बीच आपका वैल्यू होगा कितना 1/16 2 - 6 x स्क्वायर, और 1 से फिर कहाँ से 3 में लाएगा 1/6 16 3 - x का होल क्यूब। ये फंक्शन दिया हुआ आपका। सेम प्रॉब्लम इसके जैसे दूसरा जो पता है 2 नंबर वो भी उसी तरह था। तो यहाँ क्या करना है, वेरीफाइड द एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी, हमको वेरीफाई करना है इसका एरिया कितना होगा 1 होगा। तो कुछ नहीं सेम प्रॉब्लम यहाँ जो आपका इंटरवल लेंगे कहाँ से कहाँ -3 से कितना 3 में इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, पहला -3 से -1 फिर -1 से 1 फिर 1 से 3 और तीनों को सॉल्व करके आपको वैल्यू आपका ऑलरेडी वो 1 आ जाएगा। अगर 1 आ जाता है तो आपका एरिया ये आपका सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया, अगर नहीं आता है वेरीफाइड नहीं है तो 1 हमेशा आएगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट का सम कितना होता है 1 होता है। सही सॉल्यूशन कीजिएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी फंक्शन दिया हुआ आपका fx इक्वल टू y0 x -2x 2 - x 0 से 2 के बीच में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y0 मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, सेम प्रॉब्लम दूसरा वहाँ क्या फाइंड करना था, यहाँ दूसरा प्रॉब्लम में यहाँ क्या फाइंड करना है y0। तो टोटल का सम 1 कर देंगे, 1 करने के बाद फिर इसको 0 से 2 में इंटीग्रेट कर देंगे, y0 निकल जाएगा। जब y0 निकल जाएगा फिर मीन वेरिएंस आप लोग निकाल सकते हैं जी में। तो ये था कुछ प्रॉब्लम हम लोग जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पर हैं। अब हम लोग का नया अगला टॉपिक है, ठीक है ना। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर खत्म हो रहा है। रैंडम वेरिएबल में 2 चीज़ पढ़े हम लोग, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसका हम लोग एक्सपेक्टेशन देखें, वेरिएंस देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, उस पर एग्जांपल भी देखें, और दूसरा हम देखें फिर क्या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन उस पर उसका भी हम लोग एक्सपेक्टेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, उस पर कुछ एग्जाम्पल दिए। अब जो मेरा नया टॉपिक है वो मेरा है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का ये अगला टॉपिक है। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल क्या कहता है, लेट एक्स वाई डॉट डॉट जेड, यानी कि एक्स वाई डॉट और सभी में वेरिएबल है, बहुत सा वैल्यू होगा, बी रैंडम वेरिएबल्स ऑन ए सैंपल स्पेस एस, यानी किसी सैंपल स्पेस सेम सैंपल स्पेस पे एस पे जो मेरा एक्स वाई जेड और बहुत सारा फंक्शन इसमें वेरिएबल ले लिए हैं, वो डिफाइन किस पे है सैंपल स्पेस एस में। देन एक्स वाई डॉट 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 जेड आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स आई वाई जे डॉट डॉट जेड के वी है, यानी एक्स के लिए एक्स आई, वाई के लिए वाई जे और जेड के लिए हम लोग जेड के। इसके लिए जो मेरा क्या होगा प्रोबेबिलिटी मेरा डिफाइंड है इंडिपेंडेंट होगा कब, यदि प्रोबेबिलिटी लेंगे हम लोग एक्स बराबर एक्स आई के लिए, वाई बराबर वाई जे के लिए, डॉट डॉट जेड बराबर जेड के लिए, वो अगर इक्वल हो जाए उसके पार्टिकुलर के, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर एक्स आई के लिए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बराबर वाई जे के लिए इंटू डॉट डॉट इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बराबर जेड के लिए। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हमको कहेंगे इंडिपेंडेंट, अदरवाइज वो क्या होगा डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। इसको पार्टिकुलर में हम 2 लेकर चल रहे हैं। एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट होगा कब, यदि प्रोबेबिलिटी लेंगे अगर एक्स बराबर एक्स आई कॉमा वाई बराबर वाई जे इक्वल टू हो जाएगा दोनों का इंटू में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वाई जे। अगर ये केस सेटिस्फाई करता है तो हमारा इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम आगे भी चर्चा करेंगे, चूंकि इसका एग्जांपल भी यहाँ पर हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसका एग्जांपल देने से पहले हमको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोग का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपका एक टॉपिक है कोवेरिएंस और वेरिएंस, कोवेरिएंस और कोरिलेशन। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन को पढ़ाने के लिए हमको ज्वाइंट पढ़ना जरूरी है। तो जिसमें ज्वाइंट हम पढ़ाएंगे उसमें आपका इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का भी वहाँ पर एग्जाम्पल 4 को हम लोग कर देंगे, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग कोवेरिएंस और कोरिलेशन के लिए। तो अभी हम सिर्फ डिफिनेशन लिख दिए हैं, एग्जाम्पल इसका हम लोग अगले वीडियो में जब हम लोग ज्वाइंट पढ़ लेंगे तब बताएंगे। अब मेरा नया टॉपिक है
मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्म है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग जो है शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी से आधारित मेरा का ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखते हैं। द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ही है। कौन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट लेकिन इज मोर देन 2 इवेंट्स फॉर ईच ट्रायल इन द एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो मेरा इवेंट होगा, जो भी आउटकम्स होगा, वह 2 या 2 से अधिक होगा। लेकिन बाइनोमियल में क्या होता था कि कोई भी आउटकम्स मेरा 2 ही होता था, अधिक से अधिक 2 से कम ही होता था। जैसे कि हेड, जैसे कि हम किसी कॉइन को टॉस करते थे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि उसमें क्या था, एक सक्सेस था, दूसरा क्या था, फेल्योर था। यानी कि हेड आने, जब भी हमको पूछता था क्वेश्चन तो वहाँ कहता था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए या तो हेड का या तो फिर टेल का। तो अगर हेड का कहता था फाइंड करने के लिए तो मेरा हेड क्या होता था, सक्सेस होता था, और टेल क्या होता था, मेरा फेल्योर होता था। लेकिन मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका इवेंट जो होगा, जो आउटकम्स होगा, वो 2 या 2 से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। जब 2 या 2 से अधिक इवेंट होगा तो उस केस में मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, वहाँ पर काम नहीं करने लगा। इस केस में मेरा क्या काउंटर डिस्ट्रीब्यूशन तब आया, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। दैट इज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए जनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्पेशल केस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कहने का मतलब क्या, मेरा जो अगर देखा जाए तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी मदद से आप बाइनोमियल का जितना भी प्रॉब्लम हो उसको आप इस मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकते हैं। लेकिन बाइनोमियल का प्रत्येक प्रॉब्लम जो है यानी कि मतलब मल्टीनोमियल का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो बाइनोमियल से नहीं बनेगा, लेकिन बाइनोमियल का सब प्रॉब्लम आप चाहें तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं। ठीक ना। तो इसमें जो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला देखते हैं हम लोग क्या होता है। द फार्मूला फॉर द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें कि जो है हम मान लेते हैं लेट E1 E2 E3 डॉट 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 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहाउसिव आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल विथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। मान लिया हम क्या, E1 E2 E3 डॉट En जो है मेरा क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहाउसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहाउसिव का अर्थ क्या हुआ, अब इसको हम बताए हैं, इसका डिफिनेशन पहले क्या होगा कि प्रत्येक इवेंट क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी खाली नहीं होगा। दूसरा क्या, सारे का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होगा। और क्या, सारे का यूनियन फिर से वो सैंपल स्पेस बनेगा। ये 3 का सेटिस्फाई करेगा। और इसका जो भी आउटकम्स होगा ऑफ ए ट्रायल, किसी एक ट्रायल में E1 E2 E3 जो भी आउटकम्स होगा वो उसका कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है। तो E1 के लिए प्रोबेबिलिटी मान लिया लोग P1, E2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ होगा P2, E3 के लिए प्रोबेबिलिटी P3 एंड डॉट डॉट En के लिए Pn। ये प्रोबेबिलिटी आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा या किसी प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना होगा। ठीक है ना। तो पढ़ाई करके क्या होता है, आपको फाइंड करना होता है, तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे हम लोग, और किसी में दिया रहता है। तो दोनों एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, एक दिया हुआ है, एक जो है नहीं दिया हुआ है, उसको भी आप लोग करेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो E1 का प्रोबेबिलिटी होगा P1, E2 का होगा P2, E3 के लिए Pn। द प्रोबेबिलिटी दैट E1 अकर्स x1 टाइम, और जो प्रोबेबिलिटी होगा E1 का वो x1 टाइम्स, मतलब x1 बार, E1 कितना बार आया है, कोई भी अगर मतलब प्रॉब्लम अति जो है इवेंट है तो E1 को मान x1 बार आया है। E2 कितना बार पाया जाता है, x2 बार। उसी तरह E3 कितना बार, x3 बार। E4 कितना बार, x4 बार। एंड डॉट 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 En कितना बार, xn टाइम्स इन द n इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। n इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ है कि आपका n का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे कहेंगे कि हम कहेंगे कि 10 बार किसी कॉइन को मतलब उछाला गया है तो आपका n क्या हो गया, 10 हो जाएगा। तो उसमें आपको कहा जाएगा हेड और टेल दोनों निकालने के लिए। तो वहाँ जब भी होता था बाइनोमियल में कोई एक दिया रहता था, हेड और नेक प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। लेकिन यहाँ हो सकता है कि हेड और टेल दोनों होने कह देगा। ठीक है ना। तो आपका जो है वो जो दोनों कहेगा, एक होगा x1, एक होगा क्या, x2 हो जाएगा। ठीक है। और n आपका वैल्यू दिया रहेगा। तो देन द फार्मूला आपका होता है किसका, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 डॉट xn के लिए फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल x1 इंटू फैक्टोरियल x2 इंटू फैक्टोरियल x3 डॉट डॉट फैक्टोरियल xn इंटू होता है P1 पावर x1 इंटू P2 पावर x2 इंटू डॉट 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 Pn पावर xn। ये फार्मूला होता है आपका मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो x1 x2 मेरा x हो गया, तो इसको सेम यहाँ रहने दिए। और वेयर जो है सारा x1 x2 x3 जो भी आपका टर्म दिया रहेगा, सारे का सम कितना होगा, n होना चाहिए। यानी जो आपका इवेंट दिया हुआ है
जैसे 10 इवेंट दिया हुआ है, 10 बार किसी सिक्का को चला गया है, तो आपका जो भी इवेंट होगा, जो भी घटना घटेगा, उस सारे का सम 10 होना चाहिए। ये आपको हम एग्जांपल में समझा देंगे कैसे एन होगा, ठीक ना। तो इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पे, और इसको सॉल्व करके हम दिखाएंगे, और फिर कोई 1-2 प्रॉब्लम को खुद करने के लिए होमवर्क देंगे। तो फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं एक बार मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्म है। अंतर दोनों में सिर्फ क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ पर केवल एक ही इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, और मल्टीनोमियल में क्या होता है, हम लोग 2 या 2 से अधिक इवेंट का आउटकम्स का आउटपुट का हम लोग प्रोबेबिलिटी एक साथ फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं किसका? मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और 3 एग्जाम्पल आप लोग को होमवर्क देंगे। मेरा पहला एग्जाम्पल है, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रैंडम कार्ड फ्रॉम ए ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स डेक इज डन विथ रिप्लेसिंग इट बैक। मतलब क्या कर रहा है कि कोई एक कार्ड का गुट्ठा है, डेक है, उसमें से क्या करना है, एक कार्ड को क्या करना निकाला गया है। एक ऐसा प्रयोग है जिसमें से क्या एक कार्ड निकाला गया है, और निकाल के फिर से रिप्लेसिंग करना किसमें? इट बैक, फिर से उसी में रख देना है। जैसे 52 कार्ड का कार्ड होता है, गुट्ठा होता है, कार्ड का डेक होता है, उसमें से एक कार्ड निकालेंगे और निकाल के पुनः फिर क्या करना है, उसी में रिप्लेस कर देना है, फिर से उसी में रख देना है, ठीक है। दिस वाज डन 10 टाइम्स, और ऐसा कितना बार करना है? 10 बार करना है, 10 टाइम्स। एन का वैल्यू का दे दिया 10, ये जो करना है निकालने का और धरने का प्रोसेस, ये कितना बार करना है हमको? 10 बार प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 स्पेड्स, 3 डायमंड, 3 क्लब एंड 2 हार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ हमको किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? 2 स्पेड्स होने का, 3 डायमंड होने का, 3 क्लब होने का और 2 हार्ट्स होने का। यहाँ देखिए 4 को दिया हुआ ना, 4 का आउटकम्स है, 2 स्पेड्स है, 3 डायमंड्स है और 3 क्लब है और 2 हार्ट्स है, ठीक ना। लेकिन बाइनोमियल में क्या होता था कि आपको एक ही देता था, या तो कहता आपको 2 स्पेस का निकालने का देता था, या कहता आपको 3 डायमंड का निकालने की प्रोबेबिलिटी कहता था, या कहता था आपको 3 क्लब का निकालने के लिए, या कहता आपको किसका? 2 हार्ट्स का। यानी किसी एक ही काम को वहाँ पर दिया रहता था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, उसका हम यूज करते थे किसका? किस डिस्ट्रीब्यूशन का? बाइनोमियल का। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, आपका 4-4 दिया हुआ है इवेंट्स, 4-4 आउटकम्स इनपुट दिया हुआ है, 2 स्पेड्स, 3 डायमंड्स, 3 क्लब और 2 हार्ट्स, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 स्पेड्स को अगर हम x1 मान लेंगे, इसको अगर x2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं, इसको x4 मान लेते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सारे का सम n होता है। यहाँ बताया था हम सारे का सम कितना? n। तो यहाँ का सारे का सम कितना दिया हुआ आपका? 10 टाइम्स है। तो देखिए सारे का सम 10 होता है, 2 + 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 हो गया। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 करने मतलब कितना हो गया? 10 हो गया, जो आपका क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आपका टर्म ऑब्जर्वेशन है कितना? 10 टाइम्स। इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम इसका है। सिर्फ हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है और उस पर इसको मान पुट कर देना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वी हैव एन बराबर कितना दिया हुआ है? 10। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना बार हमको ट्राई करना है? 10 बार करना है, ये एन हो गया। सिंस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ आउटपुट्स, मेरे पास 4-5 आउटपुट्स था। x1 को मान लिया स्पेस वाला 2, x2 मान लिया 3, x3 क्या है 3, x4 क्या है 2, यानी ये स्पेस का था। x2 किसका था? x2 आपका था किसका? स्पेस था, डायमंड, क्लब और हार्ट, ये चारों का हमको वैल्यू दिया हुआ है 2 3 3 4, ठीक है। अब क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी हमको वहाँ पर नहीं दिया हुआ था, हमको चाहिए फॉर्मूला क्या होता है? P1 P2 P3 P4 होता है। तो हमको क्या करना होगा, पहले चारों का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। लेकिन पढ़ाया क्या होता है, प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आपको स्पेड कितना होता है? 13 होता है 52 में से, 13 में से 1 निकालें, मतलब 13/52 आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, यानी 0.25। इसको मान लिया हम लोग क्या? P1 मान लिए। सेम आपका प्रोबेबिलिटी क्या? डायमंड का भी वही वैल्यू होगा, क्लब का भी वही वैल्यू होगा और हार्ट का भी वैल्यू वही होगा। तो चारों प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिए, P1 P2 P3 P4। अब क्या करेंगे, नाउ बाय मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला हुई है, आपका जो फार्मूला होता था फार्मूला पुट कर लिए और सारे वैल्यू यहाँ पर रख दिए। n का मान 10, x1 का मान रख दिए, फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फिर P1 का वैल्यू 0.215 पर इसको सारे वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिए, मेरा आपका वैल्यू कितना हो गया? 0.02। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी कि साथ में जो 10 जो इवेंट किया था वो चारों का जो प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालेगा वो कितना चांस है? 0.24 चांस है। तो ये मेरा था प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब 2-3 प्रॉब्लम आपको जो हम लोग होमवर्क देंगे, तीनों आप लोग बना के लाइएगा।
इसी पर आधारित है, प्रॉब्लम समझा देंगे, सिर्फ हिंट दे देंगे, आपको आगे करके लाइएगा। मेरा पहला आपको प्रॉब्लम है, इसका दूसरा प्रॉब्लम है, ऑफ द 10 बिट्स रिसीव्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 आर एक्सेलेंट, 2 आर गुड एंड 2 आर फेयर एंड 1 इज पुअर। कि 10 बिट्स रिसीव करना है, कि बिट्स को कोई चीज़ होता होगा उसको 10 बिट्स रिसीव करना है, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको 5 को एक्सेलेंट होने का, एक्सटेलेंट होने का, 2 को गुड होने का, 2 को फेयर होने का और 1 को पुअर होने का फाइंड करना है। 4 इवेंट दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है और x4 दिया हुआ है। एज्यूम दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बिट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और मान लेना है कि वो इवेंट जो भी हम क्लासिफिकेशन किए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट का, वो कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। एंड दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी एंड डी, और सबका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, किसका, कितना, ए बी सी डी, 4 को, चारों प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, 40%, 20%, 5% एंड 1% रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू 10 हो गया, x1 भी आपको पता दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है और चारों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है P1, P2, P3 और P4। सारे वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद। यहाँ पावर 11 है, ठीक ना। इसका तो आंसर हम नहीं लिखे हैं, 3 और 4 का बनाइएगा, जब जरूरत पड़ेगा आंसर बता देंगे। तीसरा प्रॉब्लम है, इन ए म्यूजिक स्टोर, किसी भी म्यूजिक स्टोर में जो है, ए मैनेजर फाउंड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन्स व्यूज 0, 1 and 2 और मोर सीडीज आर 0.3, 0.6 एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या करा है, एक कोई म्यूजिक स्टोर है, उसमें जो क्या करा है, एक मैनेजर है, उसने जो है कुछ पर्सन को जो है उन्होंने खरीदा, सीडी खरीदा, सीडी समझते हैं ना, जो हम लोग वीडियो देखते हैं सीडी खरीदा, ठीक है। और सीडी होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ आपका कितना, 0.3, 0.6 और 0.1, यानी 3 को दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, यानी x1 यानी P1, P2 और P3 दिया हुआ है। इट्स 6 कस्टमर्स, और उसमें क्या करता है, इंटर द स्टोर, उसमें 6 कस्टमर क्या कर रहा है, उसमें प्रवेश किया, कितना स्टोर प्रवेश किया, 6 कस्टमर, तो एन का वैल्यू 6 हो गया। देयर विल बी व्यू 1 CD एंड 2 विल व्यू 2 और मोर CD। मतलब क्या हुआ है, एक ने 1 CD खरीदा, दूसरा ने भी 2 CD खरीदा और तीसरा ने भी कितना CD खरीदा, ठीक है। आपका वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, x1 का वैल्यू दे दिया है 3, 3 को ने खरीदा 1 CD और एंड 2 विल व्यू 2, दूसरा ने 2 का खरीदा और मोर CD, तीसरा ने 1। तो सारे वैल्यू का दिया हुआ है x1, x2, x3 का, और P1, P2, P3 दिया हुआ है, मान रखिए, सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसे भी एक प्रॉब्लम है, इन ए लार्ज सिटी 50% ऑफ द पीपुल चूज ए मूवी। किसी एक कोई बड़ा सिटी है, उस सिटी में जो है 30% आदमी क्या करता है, मूवी देखता है, ठीक है। चूज डिनर एंड प्ले, कोई डिनर एक गेम है, और 30% कोई गेम खेलना पसंद करता है, एंड 20% चूज शॉपिंग, और 20% क्या करता है, शॉपिंग मतलब कोई चीज़ खरीदना मॉल में, वो पसंद करता है। इफ ए सैंपल ऑफ 5 पीपुल इज रेंडमली सिलेक्टेड, 5 पुरुष है, 5 को उसमें से एक सेलेक्ट करना है, तब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लानिंग टू ए मूवी 1 टू ए प्ले एंड 1 टू ए शॉपिंग मॉल। हमको करना 3 को क्या करना, जो है मूवी देखना पसंद करता है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक को खेलना पसंद करता है और एक को शॉपिंग में, कुछ मॉल में शॉपिंग करना पसंद करता है, इसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो x1, x2, x3 सब दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है, सिर्फ इसका मान क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, किसमें, फॉर्मूला में, और आंसर निकालना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर, जो आपका जो सिलेबस में है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।